हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कार्ल मार्क्स का दिया हुआ प्रसिद्ध द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म के नाम से जानते हैं। डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने से पहले हम द्वंद्ववाद को देखते हैं। द्वंद्ववाद अंग्रेजी भाषा के शब्द डायलेक्टिक का हिंदी रूपांतरण है, जो यूनानी भाषा के डायलॉग से बना है। तो द्वंद्ववाद नाम से ही साबित होता है द्वंद्व, जहां पर दो विचारों में क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है, मतभेद हो रहा है। यह द्वंद्ववाद हम देखते हैं ना, द्वंद्व युद्ध, ठीक है। उसी प्रकार द्वंद्ववाद। तो हम द्वंद्ववाद को समझने के लिए सबसे पहले चक हीगल के द्वंद्ववाद को देखते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में सबसे पहले चक हीगल ने द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत दिया है वह इस प्रकार है। चक हीगल कहते हैं कि प्रकृति की जो भी घटनाएं होती है उसमें किसी न किसी रहस्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उन्होंने अध्यात्म पर अधिक बल दिया है, जहाँ जैसे उनका जो आधार है द्वंद्ववाद का वह है आत्मा, भाव और विचार, अर्थात उन्होंने इस पर अधिक बल दिया है आध्यात्मिकता पर। चक हीगल कहते हैं कि किसी भी घटना को या घटना के होने के लिए या घटना जब होती है तो सबसे पहले क्या होता है? वाद होता है। फिर उसके बाद घटना हो गई, फिर उसके बाद क्या हो गया? उसका प्रतिवाद होगा, उसका विरोध होगा, और फिर वह आपस में संघर्ष करेंगे, फिर उससे संवाद बनेगा। और यही आधार था हीगल का भौतिकवाद का या द्वंद्ववाद का। यही आधार है हीगल का द्वंद्ववाद का, जिसमें उन्होंने वाद, प्रतिवाद और संवाद को बतलाया है और आध्यात्मिकता पर फोकस किया है। उन्होंने आधार द्वंद्ववाद का आत्मा, भाव, विचार को दर्शाया है, जहाँ पर उन्होंने किसी भी घटना के होने के पीछे आध्यात्मिकता को महत्व दिया है। अब हम मार्क्स के द्वंद्ववाद की बात करते हैं, तो मार्क्स ने यहाँ पर आध्यात्मिकता को महत्व कम दिया है, विचार को महत्व कम दिया है। यहाँ इन्होंने भौतिकवादी पदार्थ को महत्व दिया है, अर्थात पदार्थ को महत्व दिया है। मार्क्स की प्रसिद्ध कृति है दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को विस्तार से समझाया है। तो द्वंद्ववाद मार्क्स के अनुसार क्या है? मार्क्स ने पदार्थ पर अधिक महत्व दिया है। मार्क्स कहते हैं कि कोई भी विचार आने से पहले उस विचार को लाने के लिए एक पदार्थ होता है, एक तत्व होता है, एक भौतिकवादी पदार्थ होता है। उसके बाद हमारे मस्तिष्क में विचार आता है। मार्क्स कहते हैं मनुष्य की मानसिक चेतना उसके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी मानसिक चेतना को निर्धारित करता है। हमारी जो मानसिक चेतना है, हमारी जो बुद्धि है, वह क्या निर्धारित नहीं करती? हमारा अस्तित्व निर्धारित नहीं करती। इनके अनुसार, मार्क्स के अनुसार, परंतु हमारा अस्तित्व किस प्रकार का अस्तित्व? हमारा सामाजिक अस्तित्व क्या निर्धारित करता है? हमारी मानसिक चेतना को निर्धारित करता है। यह है मार्क्स का द्वंद्ववाद। यहाँ इन्होंने कहा है कि कोई भी घटना के लिए जिम्मेदार तत्व है, पदार्थ है। इन्होंने भौतिकवादिता पर अधिक बल दिया है, न कि आध्यात्मिकता पर। मार्क्स कहते हैं कि जब मैंने हीगल के द्वंद्ववाद का अध्ययन किया तो मैंने उसे उल्टा पाया। उल्टा अर्थात सिर के बल खड़ा, जहाँ जैसे सिर नीचे और पैर आसमान की ओर ऊपर। तो ये कैसा था? उल्टा था, जिसे मैंने क्या कर दिया? सीधा कर दिया, पैर के बल खड़ा कर दिया। ये कहते हैं मार्क्स। अब हम मार्क्स की द्वंद्ववाद की विशेषता देखते हैं तो उसमें प्रथम है
अंतः संबंध, जिसमें अंत संबंध अर्थात भौतिकवाद का आधार क्या है? पदार्थ है। प्रकृति में पदार्थ भिन्न भिन्न हो गए, परंतु क्या हो गया? उनमें परस्पर अंत संबंध होगा, परस्पर अंत संबंध होगा, परस्पर अंत संबंध होने के कारण प्रकृति की समस्त वस्तुएं क्या होगी? संबंध होगी और निर्भर होकर एक दूसरे को प्रभावित करेगी और एक दूसरे से अंत संबंधित होगी। उसके पश्चात हम देखते हैं दूसरी विशेषता, गतिशीलता। तो मार्क्स क्या कहते हैं कि भौतिक पदार्थ या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की इनके जो सिद्धांत है उसमें ये गतिशीलता पे ध्यान देते हुए कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन होता है और ये जो परिवर्तन है वह क्या करता है? वस्तु को स्थिर नहीं रहने देता और उसमें जो परिवर्तन होता रहता है इससे समाज में उद्विकास होता है। उद्विकास मतलब परिवर्तन होता है जिससे समाज को गति मिलती है। अर्थात कैसा है द्वंद्ववाद? मार्क्स का द्वंद्ववाद कैसा है? गतिशील है। फिर उसके बाद जटिलता। तो मार्क्स कहते हैं प्रकृति में कई तत्व है, कई पदार्थ है और कई घटक है और वे परस्पर संबंधित और आश्रित है। उन्हें क्या किया जा सकता है? आसानी से समझा नहीं जा सकता। ये जटिल होते हैं, इनमें जटिलता होती है जिन्हें हम आसानी से बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। प्रकृति के इन तत्वों को समझने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? धैर्य और साहस की। फिर उसके पश्चात मार्क्स परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन पर ध्यान देते हैं। तो अगली विशेषता है परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन। भौतिकवाद के सिद्धांत का जो मार्क्स ने प्रतिपादन किया है वह कहते हैं जो भौतिक वस्तु है वह सरल न होकर जटिल है और उसमें परिवर्तन की जो व्याख्या है वह मार्क्स की परिमाणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होता है और परिमाणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होता है परंतु एक साथ होता है और जब एक साथ होता है तो क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है जिससे वह परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन में परिमाणात्मक से गुणात्मक में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने जो विशेषता बतलाई है वह है प्राथमिक पदार्थ या पदार्थ प्राथमिक। तो जैसे हीगल ने किस पर जोर दिया? आत्मा, भाव और विचार पर इन्होंने क्या कहा कि पदार्थ महत्वपूर्ण है। पदार्थ होंगे तो ही विचार आएंगे, यदि पदार्थ नहीं होंगे तो विचार कहां से आएंगे? फिर उसके पश्चात आंतरिक असंगति। भौतिक तत्व और पदार्थ ये अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा धीरे धीरे क्या होते हैं? विकसित होते हैं और अनेक रूपों को धारण करते हैं। यह विकास भौतिक पदार्थ में क्या हो जाता है? स्वाभाविक रूप से ही निहित एक आंतरिक विरोध एवं विरोध द्वारा संचालित होता है। भौतिक पदार्थों में स्वाभाविक रूप से आंतरिक विरोध होता है जिससे इस पदार्थ का तो आंतरिक विरोध के कारण क्या होता है कि इस पदार्थ का विकास होता है। तो ये था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जिसमें हमने आज हीगल का द्वंद्ववाद और मार्क्स का द्वंद्ववाद देखा। अगली कक्षा में हम हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद की तुलना देखेंगे और उसकी आलोचना देखेंगे।